नमस्कार, बैरमपुर के शापित लोक कथा के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने सदियों से वहां के लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। हमारा पूरा फोकस उन रहस्यमयी जानलेवा ताबूत ले जाने वालों और एक प्राचीन राजमहल के छुपे हुए खौफनाक राज पर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे बैरमपुर चलते हैं। बम बम बश बम बम बश। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, घना जंगल है और कोहरे के बीच से गूंजता हुआ ये सम्मोहन करने वाला डरावना मंत्र आपके कानों में पड़ता है। ये निशिर मोलो की आवाज है। ये कोई आम मंत्र नहीं है। बैरमपुर में इसे साक्षात मौत का पैगाम माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं निशिर मोलो के इस खौफनाक रहस्य की। एक शनिवार की रात मदन नाम का एक लड़का सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके जंगल के रास्ते निकल पड़ता है और वहां उसका सामना उसी खौफ से होता है जिसका जिक्र इस लोक कथा में बार बार आता है, निशिर मोलो। ये कोई आम इंसान नहीं थे। ये चार बेहद विशाल डरावने आदमी थे जो सिर से पैर तक काले लिबास में ढके हुए थे और उनके मजबूत कंधों पर एक बहुत ही भारी सदियों पुराना ताबूत रखा हुआ था। उनके कदम एक अजीब सी लय में पड़ रहे थे और होठों पर वही खौफनाक मंत्र था। कहा जाता है कि अगर कोई भूल से भी इनकी लाल चमकती आंखों या उस ताबूत को देख ले तो उसकी वहीं तुरंत मौत हो जाती है। मदन ने झाड़ियों से छुपकर इन्हें देखा और कुछ ही देर बाद एक बरगद के पेड़ के पास उसका मृत शरीर मिला। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ जम चुका था जैसे उसने साक्षात मौत को देख लिया हो। अब इस कहानी में 400 साल आगे चलते हैं और बात करते हैं मृत्युंजय अमृत की खोज की। हम आ गए हैं आधुनिक दिल्ली की एक लैब में। यहाँ मेघना और इशिता नाम की दो रिसर्चर्स एक खास एंटीडोट बनाने के भारी दबाव में हैं। काम के दौरान ही इशिता के हाथ लोक कथाओं की एक बहुत पुरानी किताब लगती है जिसमें मृत्युंजय अमृत का जिक्र था। अब ये कोई आम चीज नहीं है। ये एक जादुई हरे रंग का लिक्विड है जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। माना जाता है कि इसमें इंसान को अमर बनाने की शक्ति है और बस इसी अमृत की तलाश इन दोनों को शहर की सेफ लाइफ से दूर बैरमपुर के खतरनाक सफर पर ले जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक होता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। मेघना को लगातार कुछ डरावने सपने आ रहे थे। सपनों में एक विशालकाय भयानक पक्षी उसका पीछा कर रहा था और उसने एक पेड़ देखा जिससे हरे रंग का पानी टपक रहा था। अब जरा सोचिए, इशिता की उस प्राचीन किताब में भी बिल्कुल वही पेड़ और वही हरा तरल पदार्थ मृत्युंजय अमृत के रूप में छपा हुआ था। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? ये चीख चीख कर इशारा कर रहा था कि मेघना का बैरमपुर की उस जमीन से कोई बहुत गहरा, पुराना और रहस्यमयी रिश्ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बैरमपुर में उनके कदम रखते ही प्रकृति ने उन्हें कैसे चेतावनियां दी। जैसे ही वो दोनों बैरमपुर के मुख्य द्वार के भीतर पहुंचती हैं, अचानक सब बदल जाता है। मौसम एक खौफनाक रूप ले लेता है। चिलचिलाती धूप अचानक काले घने बादलों के पीछे छिप जाती है और एक तेज अप्राकृतिक आंधी पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेती है। यह बदलाव इतना भयानक था कि खुद गांव वाले भी बुरी तरह सहम जाते हैं। शहर की सुरक्षित दुनिया अब हमेशा के लिए पीछे छूट चुकी थी। इसके बाद तो जैसे अपशक्नों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। दोपहर में जब वे गांव के मुखिया के घर पहुंचती हैं तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, मुखिया के घर के मंदिर का दीपक बिना किसी हवा के रहस्यमयी तरीके से बुझ जाता है। रात होते होते खौफ और बढ़ जाता है। ठीक उसी वक्त गांव के मुख्य मंदिर में भी दीपक बुझ जाता है और पुजारी को आसमान में काले डरावने साए मंडराते हुए नजर आते हैं। बैरमपुर की हवाओं में कुछ बहुत बुरा होने का एहसास साफ महसूस किया जा सकता था। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे सबसे बड़े रहस्य पर, राजा सूरजभान का 400 साल पुराना राजमहल। रात के ठीक 12 बजे हैं। पूरा गांव गहरी नींद में है। तभी मेघना, इशिता और मुखिया का बेटा अनुज चुपचाप उस 400 साल पुराने वर्जित राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। महल का मेन लकड़ी का दरवाजा सदियों से जाम पड़ा है, इसलिए वो एक टूटी हुई खिड़की के रास्ते उस घुप अंधेरे में छलांग लगाते हैं। अंदर की हवा भारी और सीलन भरी है। जैसे ही वो उन खाली वीरान गलियारों से गुजर रहे होते हैं, अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक खौफनाक आवाज गूंजती है। ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य सिपाही भारी चमड़े के जूतों के साथ आज भी उस वीरान गलियारे में पहरा दे रहा हो। और इसी डरावने माहौल के बीच मेघना के साथ कुछ और भी अजीब हो रहा था।
उस 400 साल पुराने महल की नक्काशीदार दीवारों, उन ऊंचे खंभों और वहां की परछाइयों को देखकर उसे एक अजीब सा डेजा वू होता है। उसे वहां की हर एक चीज जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो इस महल का कोई भूला हुआ हिस्सा हो। अब ये एहसास इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देता है कि आखिर एक शहर की लड़की का इस शापित महल से क्या नाता हो सकता है। और अब कहानी के उस चरम पर पहुंचते हैं जहां सदियों पुराना श्राप पूरी तरह से जाग उठता है, ताबूत का खौफ। आधी रात होते ही बेरमपुर में जैसे खौफ का सैलाब आ जाता है। सब कुछ एक साथ हो रहा है। रात 12 बजे लड़कियां महल के अंदर हैं। 12:15 पर एक बदहवास पुजारी मुखिया को जगाता है और बताता है कि निशिर मोलो जाग चुके हैं। 12:30 पर जंगल की सरहद पर जुआ खेल रहे संपत और कप्ता अचानक बुरी तरह फंस जाते हैं। और फिर 12:45 पर दो घटनाएं बिल्कुल एक साथ होती हैं। महल के अंदर एक भारी लोहे का दरवाजा भयंकर आवाज के साथ खुलता है और ठीक उसी पल जंगल के अंधेरे में वो रहस्यमयी ताबूत अपने आप खुल जाता है। जंगल में आंधी अब एक विनाशकारी तूफान का रूप ले चुकी थी। उसी घने काले कोहरे को चीरते हुए वो 4 खौफनाक आकृतियां बाहर आती हैं। उनके चेहरे तो अंधेरे में छिपे थे, लेकिन उनकी आंखें किसी खूंखार जानवर की तरह लाल रंग से चमक रही थीं। तभी उनके कंधों पर रखा वो भारी ताबूत अचानक एक भयानक चरमराती आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर से एक नीली रोशनी फूटती है। ताबूत के खुलते ही संपत और कप्ता के मुंह से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकलती है जो उस तेज तूफान को चीरते हुए पूरे बेरमपुर गांव की रगों में खौफ बनकर दौड़ जाती है। तो ये सब हमें कहां लाकर छोड़ता है? अंत में ये सवाल दिमाग में गूंजते रह जाते हैं। आखिर मेघना का उस 400 साल पुराने राजमहल से असली रिश्ता क्या है? और जब जंगल में निशिर मोलो का वो ताबूत खुला तो उसमें से ऐसा कौन सा खौफनाक सच बाहर आया जिसने सबकी रूह खपा दी? ये वो अनसुलझे रहस्य हैं जो बेरमपुर की इस शापित लोक कथा को कभी मरने नहीं देते। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं